जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर हम आपके समक्ष नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है, आज का हमारा जो प्रसंग है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की इन 3 बातों पर हमेशा ध्यान रखता है वो अपने जीवन में कभी भी मुसीबत में नहीं फंस सकता और ना ही कभी धोखा खा सकता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की इन 3 बातों पर अर्थात इन 3 हरकतों पर सदैव ही अपनी नजर बनाए रखे। यदि आप भी अपने घर में यश वैभव की सुख समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं और सदा माँ लक्ष्मी का अपने घर में आगमन चाहते हैं कि आपके घर में सदैव ही माँ लक्ष्मी विराजमान रहें, तो आज से ही अपनी पत्नी की इन 3 हरकतों पर विशेष ध्यान रखें। प्रिय दर्शक बंधुओं, चाणक्य नीति कहती है कि जो मनुष्य अपनी पत्नी की इन 3 बातों पर ध्यान रखता है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता और ना ही वो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कभी गरीब रहेगा और ना ही उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी रहेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर में उसकी पत्नी और उसकी पुत्री काजू थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस सेठ की पुत्री जो थी वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग लोक से कोई अप्सरा उतर के पृथ्वी लोक पर आ गई हो, इतनी सुंदर उस सेठ की पुत्री काजू थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद उस धनीराम सेठ की पुत्री काजू जवान हो जाती है और एक दिन अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए पनघट पर चली जाती है। और जब वह पानी भरने जाती है तो उसी पनघट पर एक ब्राह्मण का लड़का बैठा हुआ था और जैसे ही उस ब्राह्मण के लड़के की नजर उस धनीराम सेठ की पुत्री काजू पर पड़ती है तो वो उसे देखते ही मोहित हो जाता है और उसके अंदर कामुकता हिलोरें लेने लगती हैं और वो ब्राह्मण का लड़का अपनी कामुकता पर काबू नहीं रख पाता है। अब वह अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है कि मानो कोई अप्सरा इंद्र लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर आ गई हो। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देख करके वो ब्राह्मण का लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि ये सुंदर लड़की मेरी हो जाए। मैं इस लड़की को पाने के लिए अवश्य ही प्रयास करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, और यदि इस लड़की के कारण मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मैं बहुत ही सस्ता समझूंगा। यही सोच करके वो ब्राह्मण का लड़का अब उस सेठ की लड़की काजू का पीछा करने लगता है और उस पर नजर रखना प्रारंभ कर देता है। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, उस ब्राह्मण के लड़के को एक दिन पता चल ही जाता है कि सेठ धनीराम की पुत्री काजू अपने बाग में प्रतिदिन घूमने जाया करती है। अब वह लड़का अपने मन में विचार करता है कि यदि मैं भी प्रतिदिन उस बाग में घूमने जाऊं तो उस लड़की से मेरी अवश्य ही मुलाकात हो जाएगी और बातचीत भी हो सकती है, और जब उस सुंदर लड़की से मेरी मुलाकात होगी तो उसे मैं स्पष्ट बता दूंगा कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूं और उसे पाना चाहता हूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही सोच करके वो ब्राह्मण का लड़का सेठ के बाग में छुपकर बैठ जाता है और इंतजार करता है सेठ की लड़की काजू के आने का। प्रिय मित्रों, जब सेठ की लड़की काजू का बाग में घूमने का समय होता है तो वो अपने बाग में घूमने के लिए जाती है। अब जैसे ही वो बाग में घूमने को जाती है तो उस ब्राह्मण के लड़के की नजर फिर से उस काजू पर पड़ जाती है। प्रिय मित्रों, अब उस लड़की को देखकर वह लड़का मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न होता है। अब जैसे ही वो लड़की उसके नजदीक आती है तो ब्राह्मण का लड़का उस लड़की के सामने चला जाता है और उस लड़की से जाकर कहता है कि हे सुंदरी,
मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ, अर्थात मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यदि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे सामने यहीं पर अपनी आत्महत्या कर लूंगा, अर्थात अपने प्राणों को तुम्हारे समक्ष त्याग दूंगा। प्रिय मित्रों, उस ब्राह्मण के लड़के की इतनी बात सुनने के बाद सेठ की लड़की काजू उस ब्राह्मण के लड़के से कहने लगी कि देखिए भैया, मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें ये आश्वासन नहीं दे सकती कि मैं तुमसे विवाह करूंगी। और ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे पिता की मर्जी है। मैं अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, इसी में मेरा और मेरे पिता का सम्मान है, इसलिए है भाई, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। प्रिय मित्रों, उस लड़की की इतनी बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण का लड़का उस लड़की से कहने लगता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना तो ये संसार मेरे लिए नरक के समान है। अब मैं तुम्हारे सामने इसी जगह पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि यदि तुम मेरे जीवन में नहीं हो तो मेरे इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने प्राण तुम्हारे सामने ही त्याग दूं। प्रिय मित्रों, जब वह लड़का अपने थैले से एक खंजर निकालता है और जैसे ही अपने बदन पर वार करता है, तभी वह सेठ की लड़की काजू उस ब्राह्मण के लड़के का हाथ पकड़ लेती है। तभी वह सेठ की लड़की काजू उस ब्राह्मण के लड़के से कहने लगती है कि तुम यहाँ क्यों मर रहे हो, तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाकर के मरो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस लड़की के मुख से इतनी बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण का लड़का फिर से अपने शरीर पर दूसरा वार करता है। प्रिय दोस्तों, तभी वह लड़की अपने मन में सोचने लगती है, लगता है ये ऐसे मानेगा नहीं और अपने प्राणों की आहुति यहीं पर दे देगा। तो वह सेठ की पुत्री काजू उस ब्राह्मण के लड़के के हाथ से खंजर छीनकर दूर फेंक देती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, विवाह मेरा वही होगा जहाँ मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय किया है, लेकिन हाँ, विवाह के बाद मैं तुम्हारे साथ एक रात अवश्य बिताऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इसलिए तुम आत्महत्या मत करो, अपने प्राणों को मत त्यागो। प्रिय दोस्तों, जब वह लड़की उस ब्राह्मण के लड़के से इतनी बात कहती है, तब वह लड़का अपने मन से आत्महत्या का विचार त्याग देता है और अब उस दिन का इंतजार करने लगता है कि कब इस लड़की की शादी हो और कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं इसके साथ एक रात बिताऊंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो सेठ धनीराम अपनी पुत्री काजू का विवाह कर देता है और विवाह करने के पश्चात उस सेठ की लड़की काजू अपनी ससुराल को चली जाती है। प्रिय दोस्तों, जब वह लड़की अपनी ससुराल को चली जाती है तो पीछे से वो ब्राह्मण का लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि अब तो सेठ की लड़की काजू की शादी भी हो गई, लेकिन उसने मुझे वचन दिया था कि शादी के पश्चात वो एक रात मेरे साथ अवश्य ही बिताएगी, लेकिन वो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई। हो सकता है वो अपने वचन से फिर गई हो या फिर उसने मुझे झूठा वचन दिया हो। अपने मन में यही सोचकर अब वह ब्राह्मण का लड़का अत्यंत दुखी हो जाता है और अपने मन में विचार करने लगता है कि सेठ की लड़की काजू अभी अपनी ससुराल में होगी, लेकिन मैं उसकी ससुराल का पता कैसे लगाऊं। प्रिय दोस्तों, यही सोच विचार करने के बाद वो ब्राह्मण का लड़का ऐसी जुगत लगाता है कि कहीं से न कहीं से वो उसका पता ले लेता है। किसी प्रकार से उस सेठ की लड़की काजू की ससुराल का पता प्राप्त कर लेता है और उसकी ससुराल से थोड़ी दूर पहुंच करके वह एक भिक्षुक का रूप बनाता है और उस लड़की की ससुराल में पहुंचकर भिक्षा मांगने लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह ब्राह्मण का लड़का भिक्षा मांगते मांगते अंततः उस सेठ की लड़की काजू की ससुराल पहुंच जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही वो ब्राह्मण का लड़का काजू के घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगता है तो काजू ही भिक्षा लेकर के दरवाजे पर आती है और बाहर आकर उस भिक्षुक को भिक्षा डालती है। तब वह ब्राह्मण का लड़का अपनी प्रेम का काजू को देख करके अत्यंत खुश होता है और काजू से कहने लगता है कि काजू, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? मैं वही ब्राह्मण का लड़का हूँ जिससे तुम वादा करके आई थी कि शादी के बाद तुम एक रात मेरे साथ बिताओगी। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक चुकी हैं और अंत में परेशान होकर के मैं तुम्हारी ससुराल आ गया हूँ।
प्रिय मित्रों, तभी वह सेठ की लड़की काजू उस ब्राह्मण के लड़के से कहती है कि मैं तुमसे मिल नहीं पाई, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम मेरे ससुराल तक आ गए हो तो मैं तुमसे अवश्य ही मिलूंगी। इसलिए हमारे इस नगर से बाहर एक बहुत बड़ा बाग है और उस बाग में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। उसके नीचे बैठकर तुम मेरा इंतजार करना और रात्रि होने के बाद मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। प्रिय मित्रों, काजू के मुख से इतनी बात सुनने के बाद उस ब्राह्मण के लड़के में फिर से एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और अब वह इसी बात का इंतजार करने लगता है, कब सूर्यास्त होगा, कब रात्रि होगी और कब मेरी प्रेमिका काजू से मेरा मिलन होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, बड़ी ही मुश्किल से उस ब्राह्मण के लड़के का दिन व्यतीत होता है और प्रिय मित्रों, जैसे ही संध्या का समय होता है तो वह ब्राह्मण का लड़का उसी बाग में जाकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है जो कि सेठ की लड़की काजू ने बताया था। प्रिय दोस्तों, उधर सेठ की लड़की काजू अपने ससुराल वालों को अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और बड़े ही प्रेम से सभी को भोजन कराती है और भोजन खिलाने के बाद सभी लोगों का बिस्तर कर देती है और सभी को बड़े ही प्रेम से सुला देती है और भोजन करने के बाद बिस्तर लगाकर अपने पति को सुला देती है और गुमसुम होकर अपनी आंखों में आंसू भरकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि हे प्रिय, आज ऐसी क्या बात है जो तुम एकदम गुमसुम और उदास सी बैठी हो? क्या घर वालों ने कुछ कहा है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर किसी से झगड़ा हुआ है? आखिरकार बात क्या है जो तुम इस तरीके का व्यवहार कर रही हो? तुम अपने मन की बात मुझे सच सच बताइए। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उसने अपने पति के मुख से इतनी बात सुनी तो उसको थोड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, पति वही होता है जो अपनी पत्नी के हर सुख दुख में साथ रहे और उसका ख्याल रखे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस विषय में ऐसी 4 बातें बताई हैं कि हर पति को अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर जरूर नजर रखनी चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी कौन से दुख से परेशान है, कौन सी उसको परेशानी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी पत्नी अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ आप पर विश्वास करके आपके साथ आपके घर को चली आती है और जीवन भर आपके साथ रहती है और इस रिश्ते को जीवन भर निभाती है। इसलिए एक पति का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी का हर वक्त ख्याल रखे, उसको क्या पीड़ा है, क्या दुख है और किस दुख से वो परेशान है, इस बात का प्रत्येक पति को विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 2, दूसरी बात में कहा है कि यदि आपके घर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो वो आपकी पत्नी से बिल्कुल भी बात ना करे, क्योंकि अनजान व्यक्ति का कोई भी भरोसा नहीं होता। अनजान व्यक्ति किसी की भी घर गृहस्थी को बिखेरने में सक्षम होता है, क्योंकि इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस अनजान व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक बात और प्रिय मित्रों, चाहे कितनी भी बड़ी पतिव्रता स्त्री क्यों ना हो, लेकिन दुष्ट पुरुष उस पतिव्रता स्त्री को भी चरित्रहीन बना देते हैं। इसलिए यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आता है तो सबसे पहले इस बात का विशेष ख्याल रखें कि वो अनजान व्यक्ति आपकी पत्नी, आपकी पुत्री और आपकी बहू बेटी से अधिक बात ना करे। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि अपनी बहन बेटियों को अनजान व्यक्ति के सामने ही ना जाने दें, उनको पर्दे में ही रखें तो ही बेहतर रहता है, क्योंकि पत्नी और बहन बेटी जो होती हैं माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं और माँ लक्ष्मी अन्न धन का भंडार भरती हैं। इसलिए अन्न धन को हमेशा ही पर्दे में रखा जाता है। प्रिय मित्रों, नंबर 3, तीसरी बात में बताया गया है कि प्रिय दोस्तों, कोई भी पति अपनी पत्नी पर कभी भी हाथ ना उठाए। जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वो व्यक्ति संसार के सबसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं। जो लोग अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। लेकिन हाँ प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपकी पत्नी आपके विचारों से विपरीत चल रही है और चरित्रहीन है, आपके समझाने पर भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत मरम्मत कर देना चाहिए, नहीं तो वो आपको नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी
और समाज में आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। प्रिय दर्शक बंधु, चौथी और आखिरी बात यह है, पत्नी को कभी भी काम धंधे पर ना भेजें। जिन लोगों की पत्नियां कमाती हैं और मर्द लोग घर बैठे बैठे खाते हैं, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। वे लोग तो पशु के समान हैं। क्योंकि प्रिय दोस्तों, स्त्री को तो गृहिणी कहा जाता है। तो गृहिणी का मतलब ये होता है, स्त्री घर में रहे और अपने गृह कार्यों को देखे, वह अपने परिवार के सभी सदस्यों का अच्छे से ख्याल रखे। क्योंकि प्रिय मित्रों, स्त्री की कमाई से कभी भी धन नहीं जुड़ता है और स्त्रियों की कमाई खाने वाला व्यक्ति सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है। इस संसार में ही नहीं, उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये अनमोल 4 बातें प्रत्येक मनुष्य के जीवन में काम आने वाली बातें हैं। इन बातों पर जो व्यक्ति अमल करता है, उसके घर में कभी भी कलह कलेश उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद काजू अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकती। लेकिन फिर भी उस काजू का पति अपने पत्नी से जोर देकर पूछने लगता है कि हे प्रिय, यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी कि तुम्हें क्या कष्ट है। तो काजू अपने पति से कहती है कि जब मैं कुंवारी थी, उस वक्त एक ब्राह्मण का लड़का मेरे पास आया था और मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया और वह मुझसे विवाह करना चाहता था। लेकिन मेरे पिता ने आपसे विवाह पहले ही तय कर रखा था। तब मैंने उस ब्राह्मण के लड़के से कहा था कि मेरा विवाह मेरे पिताजी ने कहीं अंत तय कर दिया है और जहां मेरे पिता ने मेरा विवाह तय किया है, मैं वही विवाह करूंगी। लेकिन तब वो ब्राह्मण का लड़का आत्महत्या पर उतारू हो गया और मुझे आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। उसी समय मैंने उसको एक वचन दिया था कि विवाह होने के पश्चात एक रात मैं तुम्हारे साथ अवश्य बिताऊंगी। और अब वह ब्राह्मण का लड़का आज हमारे घर पर आया था, तो मैंने नगर के बाहर जो बगीचा है उसमें बैठने को कह दिया है और वो वहां बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, काजू की इतनी बात सुनने के बाद उसका पति दंग रह गया और अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसी पत्नी पर धिक्कार है कि जो पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य पुरुष की कामना करती हो, ऐसी स्त्री को तो रौरव नाम के नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तब काजू अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो मैंने वचन दिया है मैं उसे निभाना चाहती हूँ। तभी काजू का पति अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है तुम जाओ, लेकिन फिर कभी लौटकर मेरी चौखट पर मत आना। प्रिय दर्शक बंधुओं, काजू का पति अपनी पत्नी से कहता है कि पति के होते हुए यदि कोई स्त्री किसी अन्य मर्द की कामना करती है तो ऐसी पत्नी से बेहतर है इंसान अकेला ही रह जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब क्या होता है, वह काजू का पति अपनी पत्नी काजू के लिए उस ब्राह्मण के लड़के के पास भेज देता है। इसके बाद काजू उस ब्राह्मण के लड़के के साथ एक रात्रि गुजारती है, लेकिन वह उसके साथ कोई अनुचित कार्य नहीं करती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, काजू उस ब्राह्मण के लड़के के पास जाती तो है, लेकिन अपना वचन निभाने के लिए, परंतु प्रिय बंधुओं, वह अपना पतिव्रत धर्म कायम रहती है और बड़ी ही पवित्रता से उस ब्राह्मण के लड़के के साथ एक रात्रि गुजारती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, और उसका पति छुप करके उस पर नजर बनाए हुए था, लेकिन वो कुछ गलत कार्य करती ही नहीं है और फिर से अपने पति के पास आकर अपने पति के चरणों में गिर जाती है और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती है कि हे स्वामी, मैंने जो नादानी में वचन दिया था वो तो मैंने निभा दिया। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी और हमेशा ही मैं अपने दोनों कुलों का सम्मान रखूंगी और आपका सिर कभी भी नहीं झुकने दूंगी। इस बात का मेरा आपसे वादा है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, उसका पति भी उसे ससम्मान अपना लेता है और दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं हमारी आज की कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक कहानी को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।
इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।